स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग सीडीपी के क्लास में सेट 4 करेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से अवधारणाओं को समझेंगे, सीडीपी को समझेंगे कि क्या है, कैसे है। हर चैप्टर का क्वेश्चन को लेकर उसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे और क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग समझने की बेसिक नॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल पे आज जो भी नए हैं दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों सेट 1, 2 और 3 सीडीपी का कर लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों जेटेट के लिए। आप लोग इसे बहुत हल्के में ना लें, ये आपका बेस है। अगर आप लोग ये सारे सेट को कंप्लीट कर लेंगे, समझ लें हर एक ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ, तो आप इस बार का जेटेट आराम से आप लोग पास करेंगे और आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो भी इससे पहले का सेट देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और पीडीएफ जिनको लेना है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो यहाँ अवधारणा क्या है, अवधारणा की समझ होनी चाहिए कि अवधारणा क्या है। जब हम लोगों के अंदर कोई चीज़ बिना देखे, कोई घटना अगर ना भी हो रही, कोई वस्तु हमारे सामने ना हो, माने अमूर्त, जिसे हम लोग देख नहीं, फिर भी उसके बारे में हम लोग एक समझ बना ले रहे हैं, एक प्रतीक बना ले रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवधारणा। तो बोल रहा है ये विकास का मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास कब होगा, कैसे होगा? तो बोल रहा है कि ये संवेगात्मक यानी इमोशनल विकास है। नहीं, ये एक इमोशनल तो नहीं है। आप किसी की समझ बना रहे हैं, किसी को प्रतीक के बारे में चिंतन कर रहे हैं, किसी को समझ रहे हैं, कोई घटना को बिना देखे, तो ये आप कब कर सकते हैं? तो यहाँ दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है बौद्धिक इंटेलेक्चुअल विकास, तीसरा है आपका शारीरिक फिजिकल विकास, चौथा है आपका सामाजिक विकास। तो अवधारणा का विकास बौद्धिक विकास कहलाता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बुद्धि से संबंधित है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, दूसरा आपका दिया है विकास की दर, तीसरा दिया गया है विकास क्रम, चौथा आपका दिया गया है विकास की सामान्य क्षमता। कि हर जो शिक्षार्थी होता है वो इंडिविजुअल एक दूसरे से भिन्न होता है। तो कब भिन्न होता है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर नहीं, इसमें वो बराबर होते हैं। विकास की दर बिल्कुल सही है। विकास की दर जो होती है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, हर बच्चे में अलग होती है। कोई जल्दी सीख रहा है, कोई धीरे सीख रहा है, कोई किसी चीज़ को जल्दी सीखता है तो उसी चीज़ को कोई देर से सीखता है। तो ये दर जो होती है विकास की दर, ये व्यक्तिगत शिक्षार्थी में एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विकास की दर। कभी भी आप लोग इसको वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर नहीं करिएगा, विकास क्रम में भी नहीं मारिएगा। दर किसका कितना सीखने का कैपेसिटी है, विकास की दर हो रही है, वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों प्राथमिक, बी में है गौण, सी आपका गत्यात्मक है और डी में है स्थिर। तो ये जो अनुवांशिकता का जो सामाजिक संरचना होता है दोस्तों वो होता है गौण। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो वर्ड को समझिए कि कह क्या रहा है। यहाँ आपका एक नया वर्ड है निदान। बहुत लोग इससे परिचित होंगे जो शिक्षक होंगे। निदान क्या है? तो निदान है कि आपको सबसे पहले कमज़ोरी कहाँ है उस चीज़ को जानना है, उसके बारे में जानना है, कि आपका जांच करना है कि हमारे बच्चे की कमज़ोरी कहाँ है। इसको हम लोग बोलते हैं निदान, यानी बीमारी को पकड़ना, कमज़ोरी को पकड़ना। जैसे आप
तबीयत ख़राब हो जाती है तो इलाज से पहले हम लोग जांच कराते हैं, यानी कहाँ हमारी बीमारी है, कौन सी बीमारी, उसका पता लगाते हैं। इसी तरह बच्चों में कहाँ कमी है, किस जगह में बच्चे गलत कर रहे हैं, कहाँ वो कमज़ोर हैं, उस चीज़ को जानने के लिए जो तरीका हम लोग अपनाते हैं उसको हम लोग निदान कहते हैं। तो जब हम जान गए हैं कि बच्चे कहाँ कमज़ोर हैं, किस चीज़ में उसको परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जानने के बाद कौन सा काम हम लोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन दिया गया है कि समुचित उपचारात्मक कार्य करेंगे, सघन अभ्यास कार्य करेंगे, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना करेंगे, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। अगर हमारा बच्चा कहीं पे कमज़ोर है, किसी चीज़ को नहीं जान रहा, तो अगर हम उपलब्धि को बता दिए तो उससे क्या हासिल होगा, क्या बच्चे सीख जाएंगे? नहीं। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहरा देंगे तो भी नहीं होगा। सघन अभ्यास कार्य कराने से भी बच्चे की समझ तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि समुचित उपचारात्मक कार्य करेंगे, कि उसकी बीमारी को पहचान लिए, उसकी कमज़ोरी को पहचान लिए, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें उसके ऊपर कार्य करना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निदान के बाद उपचारात्मक कार्य आता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपको सीक्वेंस वाइज सजाने के लिए दे देगा कि निदान पहले होगा या उपचारात्मक कार्य। तो इस समय आपको ये चीज़, अगर टर्म आपको समझ में आ रहा है, निदान क्या है, उपचारात्मक कार्य क्या है, तो आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ समेकित शिक्षा एक आपका टर्म है, इसको समझिए कि समेकित शिक्षा क्या है। तो समेकित शिक्षा को समझ जाते हैं तो आपको आंसर बहुत आसान हो जाएगा। तो समेकित शिक्षा जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है दोस्तों चल रही है, उसका उद्देश्य होता है कि जो निःशक्त बच्चे हैं, यानी जिसको अभी हम लोग बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे बोलते हैं, दिव्यांग बच्चे भी बोलते हैं, तो वैसे बच्चों को अलग विद्यालय में नहीं देना। विशेष विद्यालय दिया है, नियमित विद्यालय दिया है, मुक्त विद्यालय दिया है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, जो जनरल बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, जो नियमित विद्यालय होते हैं, उसी में वैसे बच्चों को भी पढ़ाना, उसे समायोजित करना वैसे माहौल में। तो इसको हम लोग कहते हैं समेकित शिक्षा। जहाँ जनरल बच्चे जा रहे हैं, आम बच्चे जा रहे हैं, उसी विद्यालय में अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या निःशक्त बच्चे को अगर हम वहीं पर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, रोज़ स्कूल भेज रहे हैं, तो ऐसे शिक्षा को हम लोग समेकित शिक्षा कहते हैं। और ये केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नियमित विद्यालय। समेकित शिक्षा में नियमित विद्यालय में ही निःशक्त बच्चों को पढ़ाया जाता है। इतना समझ लेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के देगा, आप उसको कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन के लिए सही नहीं है। यानी कि जो अंदर से प्रेरित हैं, वह अपने आप में प्रेरित, एकदम आंतरिक रूप से, वैसे बच्चों के लिए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं पे आप ध्यान देंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये हमेशा सफल होते हैं। दूसरा है आपका, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तीसरा है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। और आपका चौथा दिया गया है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो आंतरिक रूप से जो मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे, अभिप्रेरित मतलब मोटिवेटेड रहना, अपने आप से मोटिवेट होना, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ये आपका सही है। यहाँ आपको आंसर देना कौन सा सही नहीं है। फिर यहाँ दूसरा आपका देखिए दिया, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं और एनर्जी से भरपूर कार्य करते हैं। अपनी एनर्जी को वो काम करेंगे तो आप देखिएगा कि कितने एक्टिव होकर वो काम कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा लगाते हैं। तो ये भी सही है आपका। फिर ऑप्शन दिया गया है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। बिल्कुल आनंद आता है, अगर आप दिल से उस काम को करना चाह रहे हैं, आप मोटिवेट हैं अपने आप से, तो वो काम करिएगा तो आपको खुशी मिलेगी। तो वैसे बच्चे काम को बहुत खुशी करते हैं। तो ये भी आपका सही है दोस्तों। लेकिन कह रहा है यहाँ एक ऑप्शन, ये हमेशा सफल होते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप
अंदर से मोटिवेटेड हैं, काम कर रहे हैं, तो हमेशा सफल होंगे। कभी असफलता भी आपके हाथ लगेगी। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये हमेशा सफल होते हैं नहीं, कभी कभी असफल भी होते हैं। तो ये आपका सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, आप सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। चौथा आपका ऑप्शन दिएगा, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। ये दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये जो आपका प्रश्न दिया गया है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? अभ्यास के कारण कार्य निष्पादन में परिवर्तन ही अधिगम है। आपका आंसर है दोस्तों मैकगो, ये कथन है मैकगो का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूख अंतर्नोद का मौखिक कारक नहीं है? भूख जो है अंतर्नोद का मौखिक कारक नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है, होठों का चलना, दांतों और जबान का चलना, मुंह चलाकर भोजन निगलना, या फिर उल्टी करना। यहाँ कारक नहीं है। बार बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक ऐसा है जो भूख अंतर्नोद का कारक नहीं है, लेकिन 3 आपके हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उल्टी करना। होठों का चलना है, भूख लगेगा तो दांतों और जबानों का चलना भी है, और मुंह चलाकर भोजन निगलना भी भूख अंतर्नोद का मौखिक कारक है, लेकिन उल्टी करना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बालकों में कल्पना विकास का निर्धारक नहीं है? यहाँ भी बोल रहा है कि निर्धारक नहीं, यानी कि 4 में से आपके 3 होंगे और 1 कल्पना का विकास के लिए सहायक नहीं हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? पहला आपका है सिनेमा, दूसरा है रेडियो, तीसरा है टेलीविज़न और चौथा है शतरंज। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सिनेमा जो है वो आपका बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। रेडियो सुन रहा है ज़रूर, देख नहीं रहा, लेकिन सुन तो रहा है। टेलीविज़न जो है इसमें भी बच्चे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यानी इसमें आप कल्पना कर सकते हैं। अब ये जो शतरंज है ये आपका बालक के कल्पना विकास का निर्धारक नहीं है, बालक शतरंज नहीं खेलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रुचि का निर्धारक नहीं है? रुचि का निर्धारण कैसे हो, उसका निर्धारक तत्व क्या है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। नहीं पे आप ध्यान देंगे तो आपका यहाँ दिया गया ऑप्शन बुद्धि, लिंग, आयु, स्कूल। तो आपका रुचि का जो निर्धारण करता है वो बुद्धि ज़रूर करता है। बुद्धि के अनुसार बच्चे किसी काम में अपना रुचि दिखाते हैं। लिंग के अनुसार भी बच्चे रुचि दिखाते हैं। लड़का और लड़की में रुचि अलग अलग होता है। आयु के अनुसार भी आपका रुचि में परिवर्तन होता है। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे रहते हैं, जैसे 6 से 12 साल तक के, तो वो बच्चे अब सेम लिंग के साथ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं तो उसका थोड़ा सा रुझान अलग हो जाता है। तो आयु का भी असर पड़ता है रुचि में, बुद्धि का भी असर पड़ता है और लिंग का भी पड़ता है। जैसे लड़कियां जो रहती हैं वो ज़्यादातर घरेलू काम से संबंधित खेल खेलना, गुड़िया का खेल खेलना, शादी ब्याह रचाना, ये ज़्यादा पसंद करती है, और लड़के बाहरी काम करने वाला खेल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा नहीं है? तो स्कूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समस्यात्मक बालकों का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? जो समस्या उत्पन्न करते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो समस्यात्मक बालक होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समस्यात्मक बालकों का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? कारण नहीं, यानी कि 3 ऐसा कारण है जो बालकों में समस्या उत्पन्न करता समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला शारीरिक दोष, दूसरा है पारिवारिक वातावरण, तीसरा है धनवान परिवार और चौथा आपका दिया गया है फिल्में। तो इनमें से कौन ऐसा कारण है जो आपको समस्या बालक में उत्पन्न नहीं करता है? 3 ऐसा कारण है जो आपका
समस्या को उत्पन्न करेगा, लेकिन एक आपका नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धनवान परिवार। शारीरिक दोष के कारण तो बच्चे में समस्या उत्पन्न होती ही है, और पारिवारिक वातावरण के कारण भी बच्चों में समस्याएं आती हैं, और फिल्म देखने से भी बच्चों में इस तरह के कुछ समस्यात्मक कारण शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर परिवार धनवान है तो वो उसका कारण नहीं बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में निम्नलिखित में से किस उपागम का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 उपागम का उपयोग होगा, लेकिन एक तरीका आपका नहीं होगा। तो नहीं में सिर्फ एक आपका नेगेटिव है और 3 आपका पॉजिटिव है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है प्रयोगात्मक उपागम, दैहिक उपागम, प्रत्यक्षात्मक उपागम, व्यक्तित्व संबंधी उपागम। उपागम से सभी वर्ड, ये जो शब्द है इससे आप लोग परिचित होंगे दोस्तों। उपागम मतलब तरीका या विधि, कौन सा तरीका कौन सा विधि। तो आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में निम्नलिखित में से किस उपागम का उपयोग नहीं होता है। नहीं होता है, 3 गो आपका यहाँ पे होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक उपागम। नेक्स्ट है, निम्न में सवर्ण आयु यानी गोल्डन एज किसे कहते हैं। गोल्डन एज किसको कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या वयः संधि। तो जो भी CDP पढ़े होंगे, आप लोग B.Ed किए होंगे, BT किए होंगे, तो इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो किशोरावस्था गोल्डन एज को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोल्डन एज किसको कहेंगे, किशोरावस्था को कहेंगे। नेक्स्ट है, गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया। अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया गया गेस्टाल्टवादी के द्वारा। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ऑप्शन साहचर्य का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। आपका 3 गलत है, आपका 1 सही है कि गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है। तो गेस्टाल्टवादियों ने दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। इस पर बहुत सारे उन्होंने स्टडी की हैं, केस स्टडी दिखाया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा दिया गया है, देखिएगा बुक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्यक्ति के जीवन को उपयोगी, सार्थक, सफल व दायित्व भरा बनाने के लिए कैसी शिक्षा की आवश्यकता है। यानी बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए कि उसका जीवन जो है वो उपयोगी हो जाए, सार्थक भी हो जाए, सफल भी और दायित्व भरा, यानी कि उसका क्या क्या फ़र्ज़ है वो भी उसको, वो कर्तव्य को भी पूरा करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया उत्तम ज्ञानवर्धक शिक्षा, सफल सार्थक सहयोगी शिक्षा, सर्वांगीण विकास में सहायक शिक्षा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी ऑप्शन देखे हैं दोस्तों कि जीवन को सफल बनाने के लिए कैसी शिक्षा देनी है, तो ज्ञानवर्धक तो होनी ही चाहिए, ये भी सही है। सफल सार्थक सहयोगी शिक्षा भी होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास में सहायक शिक्षा भी होनी चाहिए, जिससे उसका मानसिक, शारीरिक हर तरह का विकास हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके द्वारा प्राप्त शिक्षा की विशेषता क्या है। ऑप्शन है ए, नैतिकता से रहित, बी, केवल समय बिताओ, सी है नैतिक, उपयोगी व मूल्यवान, डी, केवल उपभोक्तावादी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि तीनों चीज़ होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए और मूल्यवान भी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव जीवन में ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में तालमेल वाला व्यक्तित्व है। ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में तालमेल वाला व्यक्तित्व है। तो आपको ऑप्शन दिया है शैक्षिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, समन्वित व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व। तो जो समन्वित व्यक्तित्व होगा यानी कि हर चीज़ उसमें शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों जो आपके पक्ष होते हैं शामिल होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे समन्वित व्यक्तित्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भावी शिक्षकों को कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों
ए संवैधानिक, राजनैतिक, विधेयात्मक और सांप्रदायिक। होने वाले जो आगे आने वाले शिक्षक हैं, बनने वाले, उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए दोस्तों विधेयात्मक, यानी विधि के अनुसार उसका दृष्टिकोण होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विधेयात्मक अभिवृत्ति वाले पर शिशु को कैसी शिक्षा चाहिए? आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों उपयोगी व ज्ञानवर्धक, विकासोन्मुख व मूल्यवान। ऑप्शन सी है दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो उपयोगी और ज्ञानवर्धक बिल्कुल ही होना चाहिए और विकास भी उसमें होना चाहिए, मूल्यवान भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के ज्ञान से किसको उपयोगी बनाया जा सकता है? आपका ऑप्शन दिया गया सूचना, चरित्र, पाठ्यक्रम, समाज। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करके किसे उपयोगी बनाया जाता है? व्यवहारिक आदर्श प्रस्तुत करके किस विषय को स्पष्ट करके उपयोगी बनाया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन दिया गया शिक्षण, विद्यालय, परिवार, शिक्षा कक्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपकी निर्णय क्षमता क्या है? आपकी जो निर्णय क्षमता है जजमेंट करने की कैसी है? आपकी निर्णय क्षमता कैसी है? ऑप्शन है मैं स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, मेरे निर्णय सदैव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं, मैं अपने बड़ों के निर्णयों पर चलता हूँ, मैं निर्णय लेते समय घबरा जाता हूँ। तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए मेरे निर्णय सदैव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आप अपने आत्मविश्वास के संबंध में क्या कहेंगे? अपने जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। दूसरा है मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। वह निरंतर कम होता जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विद्यालय में समय का उपयुक्त विभाजन किससे संभव है? समय जो आपको पढ़ाने के लिए मिल रहा है उसका विभाजन किसके द्वारा सही तरीके से हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पाठ्यक्रम कैसे तय करेगा कि आपका समय सही से विभाजित हो जाए। दूसरा है समय चक्र, फिर है छात्रों, फिर है उक्त सभी। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन बी, समय चक्र। समय चक्र के अनुसार आपका सारा चीज़ तय हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक की लगन एवं लगाव की कमी होने से किसके संबंधों पर प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों छात्र अध्यापक, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन। तो आपका आंसर होगा दोस्तों छात्र अध्यापक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए शिक्षक छात्रों को क्या देता है? पहला ऑप्शन है निर्देशन, दूसरा आदेश, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो वैकल्पिक विषय का चुनाव करने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? निर्देशन देते हैं छात्रों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आप बहुत अच्छा पढ़ाकर तथा परीक्षा परिणाम को ऊंचा उठाकर किसका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे? आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों प्राचार्य, प्रबंधक, दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो प्राचार्य का भी आप विश्वास जीतना चाहेंगे, प्रबंधक का भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट है विद्यार्थी की कौन सी क्रिया प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर होती रहती है? आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सीखना, स्विमिंग, ट्यूशन, दंडित करना। तो सभी लोग जानते हैं शिक्षार्थी हैं तो हर वक्त सीखेंगे, यानी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हर समय सीखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखना। नेक्स्ट है दोस्तों अध्यापक किस कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों का सहयोग प्राप्त करता है? ऑप्शन है आपका शिक्षण कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य।
धार्मिक कार्य, आर्थिक कार्य। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षण कार्य। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए हैं सीडीपी के। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें भी 30 क्वेश्चन करेंगे। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। एग्ज़ाम बहुत जल्द आप लोगों का होने वाला है, तैयारी में आप लोग लगे रहें और सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।